नमस्कार। आज हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों की। बोटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान स्तरीकरण के 2 रूप मानते हैं, खुला स्तरीकरण एवं बंद स्तरीकरण। खुले स्तरीकरण में आधुनिक वर्ग माने जाते हैं, जहां व्यक्ति अपने वर्ग परिवर्तन द्वारा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकते हैं। और बंद स्तरीकरण का उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। जाति जन्म से निर्धारित होती है और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जाति परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः ऐसे समाज को बंद स्तरीकरण वाला समाज कहा जाता है। हम यहाँ स्तरीकरण के कुछ प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम आता है दास प्रथा। दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रहते हैं। अनेक कालों एवं स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान एवं रोम में तथा 18वीं एवं 19वीं सदी में दक्षिण अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। दास को परिभाषित करते हुए L.T. हाबाउस लिखते हैं, एक व्यक्ति जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं, चरम अवस्थाओं में वह पूर्णतया अधिकारों से वंचित रहता है तथा शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। दूसरी स्थितियों में उसकी कुछ रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल अथवा गधे की तरह ही है। H.J. नेबोर ने दास प्रथा में दास की सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है और यह अधीनता विशेष प्रकार की होती है। स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करने की निर्बाध स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की संपत्ति होता है। दास को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। सामाजिक रूप से वह तिरस्कृत होता है। दास को अनिवार्य रूप से श्रम करना पड़ता है। दास प्रथा औद्योगिक व्यवस्था के समान ही रही है। दास प्रथा के उदय के साथ साथ कुलीन तंत्र भी प्रकट होता है, जो दास के श्रम पर जीता है। आधुनिक युग में समाजवाद, मानव अधिकार एवं जनतंत्र के विचारों के विपरीत होने के कारण यह प्रथा सभी देशों में लगभग समाप्त हो गई है। दूसरा आता है जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, जिसे प्रथा एवं कानून की मान्यता थी। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे, पादरी, सरदार और साधारण जन। प्रत्येक उस समय राज्य की चर्च के अधीन रहा करता था। प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली एवं संस्कृति भिन्न थी। सामाजिक संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पादरियों का था, क्योंकि उस समय राज्य भी चर्च के अधीन था। नियमानुसार तो पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वे व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों के नीचे माने जाते थे। जिन पादरियों को उपाधियां दी गई थी, वे सरदारों से कोई संबंध नहीं रखते थे। कई पादरी अविवाहित थे, अतः उनका कोई परिवार नहीं था। परिवार, जो कि सामाजिक स्तरीकरण की इकाई माना गया है, के अभाव में पादरियों की सामाजिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। फिर भी उनके माता पिता के परिवारों के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। बोटोमोर ने जागीर प्रथा की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली,
प्रत्येक जागीर की एक वैधानिक परिभाषा थी। उनके अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्वों के आधार पर समाज में उनकी एक निश्चित परिस्थिति होती थी। दूसरा, जागीरों में स्पष्ट श्रमविभाजन पाया जाता था। जैसे कुलीन सबकी रक्षा करते, पुजारी सबके लिए प्रार्थना करते और जनसाधारण सबके लिए भोजन जुटाते। तीसरा, जागीरें राजनीतिक समूह थी। उनके पास राजनीतिक शक्ति थी। भारत में भी मौर्य काल, गुप्त काल एवं मुगल काल की सामंती व्यवस्था में यूरोपीय जागीर प्रथा के लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि इसका स्वरूप आर्थिक एवं सैनिक रहा है और यह जाति की विशेषताओं से भी युक्त रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जागीर प्रथा ने भी समाज में स्तरीकरण पैदा किया है। अब हम बात करते हैं तीसरा, बंद स्तरीकरण। बंद स्तरीकरण में आता है जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। जब हम जातिगत संस्करण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है या इसका पूर्ण रूप यही विद्यमान है, वरन इसका कारण यह है कि भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। भारतीय जाति व्यवस्था का अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम और एक व्यवसाय होता है। एक जाति के लोगों का एक वंशानुगत पेशा होता है और एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जाति की एक जीवन शैली होती है। मजूमदार एवं मदान ने लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है। कूले के शब्दों में कहें तो जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। एन के दत्ता, घुरिये आदि ने भी जाति की विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति एक अंतर्विवाही समूह है। प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक जाति का एक राजनीतिक स्वरूप होता है। इस रूप में जाति पंचायत जाति के नियमों का पालन करवाती है। जाति की सदस्यता पूर्णतः जीवन के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति प्रयत्न द्वारा जाति की सदस्यता बदल नहीं सकता। इन विशेषताओं के आधार पर ही भारत में जातियों के संस्करण की व्यवस्था पैदा की है और प्रत्येक जाति समाज के एक खंड का निर्माण करती है। जाति व्यवस्था से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया करते थे। ब्राह्मण पठन पाठन, पूजन, हवन, शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। क्षत्रिय शासन एवं युद्ध कार्य करते थे। वैश्य कृषि कार्य एवं व्यापार करते थे तथा शूद्र उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे। प्रारंभ में वर्ण बदले जा सकते थे, किंतु धीरे धीरे इनमें कठोरता आती गई और प्रत्येक वर्ण में कई उपजातियां बन गई। अतः किसी समय वर्ण भी समाज में स्तरीकरण के प्रमुख आधार रहे थे। लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आ गई तो जाति आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार के नवीन संसाधनों, नवीन शिक्षा, प्रजातंत्र, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, समाज सुधार के आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। अब जाति आधार पर बने छुआछूत
व्यवसाय एवं खान पान के नियमों में शिथिलता आई है, फिर भी जाति की जो 3 विशेषताएं वो अभी भी बनी हुई हैं। आज भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है और यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को तय करती है। दूसरा, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता है। तीसरा, व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः अपनी जाति से ही करता है। कई बार कुछ जातियों ने सामाजिक संस्थान में सामूहिक रूप से ऊंचा उठने का प्रयास भी किया है। इस प्रयास को श्रीनिवास संस्कृतिकरण के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान समय में सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर जाति की निरयोक्ताओं को दूर करने के अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। निम्न जातियों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनेक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इतना सब होने पर भी जाति भारतीय समाज में संस्करण उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब हम चौथा बात करते हैं खुला स्तरीकरण, जिसको हम सामाजिक वर्ग कह सकते हैं। वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक सांस्कृतिक भी है। आगबन लिखते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। ऐसे मैकाइवर और पेज लिखते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। इस प्रकार सामाजिक वर्ग की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं कि वर्ग में समूह का उतार चढ़ाव पाया जाता है। सभी वर्ग समान नहीं होते वरन उनमें उच्चता एवं निम्नता का क्रम पाया जाता है। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। प्रत्येक वर्ग में वर्ग चेतना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद न होकर एक मुक्त व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकते हैं। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कई उपवर्ग भी होते हैं। वर्ग की सदस्यता पूर्णतः अर्जित है। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। वर्ग कम स्थिर है, उनमें परिवर्तन होता रहता है तथा व्यक्ति के लिए वर्ग सदस्यता बदल भी सकती है। एक वर्ग को पहचानने एवं दूसरे वर्ग से भिन्न करने के लिए बाह्य लक्षणों जैसे पहनावा, मकान, शिक्षा, आय, बोलने का तरीका, खान पान आदि का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार ये वर्ग की प्रमुख विशेषता हैं। वर्ग में खुलापन पाया जाता है। इसमें एक वर्ग से दूसरे वर्ग में व्यक्ति आ जा सकता है, इसलिए इसे खुला स्तरीकरण कहा गया है। धन्यवाद।